सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था, और आज का टॉपिक है भैया आपका पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम में आती कब है? अभी खेल ले। किसी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? तो भैया दो बातें बताऊंगा। अगर वो सिस्टम इस चीज को फॉलो कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। पहली बात है, पोटेंशियल एनर्जी करती क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी करती है सिस्टम को रीस्टोर। क्या करती है? जैसे मैंने इस पेन को कहां से उठाया? टेबल से, और मैंने इसको उठा करके यहां पर रख दिया, छोड़ा तो ये पेन कहां चला गया? वापसी वहीं पर जहां से मैंने उसको उठाया था। जमीन से उठाया था, जमीन पे क्या हुआ? वापसी गिर गया। यानी इसने खुद को क्या किया? रीस्टोर कर लिया। क्या कर लिया? जो सिस्टम खुद को रीस्टोर कर ले, इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी। और जो सिस्टम खुद को रिस्टोर ना कर पाए, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। दूसरी बात, ठीक है भैया, कि अगर मैं किसी चीज के ऊपर वर्क करता हूं, मैं अगर मान लीजिए ऊपर वर्क कर रहा हूं और उस चीज पे अपने आप ही नीचे फोर्स लग रहा है, ठीक है भैया, अगर मैं किसी चीज के ऊपर वर्क करता हूं और वो चीज के ऊपर, उस चीज के ऊपर अपने आप ही क्या लग रहा है? नीचे फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? तो उस सिस्टम के अंदर एक एनर्जी आती है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्प्रिंग को आप बाहर खींचते हो, स्प्रिंग खुद को कहां खींचती है? जब आप स्प्रिंग को बाहर खींच रहे होते हो तो स्प्रिंग खुद को कहां खींचती है? यानी यहां पर आप जो खींच रहे हो, आपके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में भी एक फोर्स लग रहा है। और जैसे आप स्प्रिंग को छोड़ोगे, वैसे स्प्रिंग क्या होगी? जैसी पहले थी वैसी अब हो जाएगी। यानी स्प्रिंग ने भी अपने आप को रिस्टोर किया। यानी उसके अंदर भी कौन सी एनर्जी थी? एक कॉस्को की बॉल थी, ठीक है, उस कॉस्को की बॉल को प्रेस करके आपने उसके स्ट्रक्चर को बदल दिया। बदल दिया, याद लीजिए, एक कॉस्को की बॉल थी और उस कॉस्को की बॉल को प्रेस करके आपने उसके स्ट्रक्चर को क्या कर दिया? बदल दिया। जब आपने उसके स्ट्रक्चर को बदल दिया और जैसे ही आपने उसको छोड़ा, तो क्या वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाती? नहीं कर पाती। कॉस्को की बॉल आपके छोड़े जाने के बाद क्या अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पा रही? नहीं कर पा रही। इसका मतलब उसके अंदर भी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी, जिसने अपने आप को रिस्टोर कर लिया। लेकिन जब आप स्प्रिंग को, कोस्को की बॉल को प्रेस कर रहे थे अंदर की तरफ, तो कोस्को की बॉल जो थी आपके हाथ पर फोर्स लगा रही थी बाहर की तरफ। यानी इस केस में भी आपने क्या किया? एक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया। जब आप स्प्रिंग को अंदर की तरफ दबाते हो तो स्प्रिंग आपको कहां धकेलती है? बाहर की तरफ। स्प्रिंग को जब आप अंदर की तरफ दबाओगे तो स्प्रिंग आपको कहां धकेलेगी? बाहर की तरफ। और जैसे आप स्प्रिंग को छोड़ते हो, स्प्रिंग फिर दोबारा से क्या होती है? वैसी आती है। यानी स्प्रिंग के अंदर भी क्या ही थी? पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पर भी जब आप दबा रहे थे तो आप एक फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे थे। चलो, आप रबड़ को आपने खींचा, ठीक है, रबड़ को आपने ऐसा खींचा। जब आपने रबड़ को खींचा, ध्यान दीजिएगा, जब आपने रबड़ को खींच दिया, जल्दी आ, कुर्सी नहीं है, ले आ, जल्दी आ, ठीक है। जब आप रबड़ को खींच रहे थे, जैसे ही आपने रबड़ को छोड़ा, रबड़ ने अपनी शेप को गेन किया? नहीं किया। इसका मतलब उसके अंदर भी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। लेकिन जब आप रबड़ को खींच रहे थे तो रबड़ भी आपको अंदर क्या कर रही थी? खींच रही थी। यानी यहां पर जो आपने वर्क किया था उसको खींचने में, वो भी किसी फोर्स के अगेंस्ट में था, ठीक है। जब आप जमीन से पत्थर उठा रहे थे, जब आप जमीन से और छोड़ा, तो जमीन पर पत्थर दोबारा क्या हुआ? वापसी गिर गया। यानी उसके अंदर भी क्या थी? और जब आप उसको उठा रहे थे तो ग्रेविटी नीचे काम कर रही थी। यानी यहां पर भी आपने किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम किया। बस यही बात है कि भैया जब भी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम करोगे, ध्यान दीजिए, बैठ गया, जब भी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम करो और उस बॉडी को वापसी आप छोड़ो और वो बॉडी अपने आप को रीगेन कर लेती है, तो इसका मतलब उस बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी आई है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हो। क्या करते हो? जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट, देखिए भैया, आप जैसे मान लीजिए, वैसे हर फोर्स के अगेंस्ट में काम करने पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती। कुछ ही ऐसे फोर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट में काम करने से पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। कुछ ही ऐसे फोर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट में काम करने से पोटेंशियल एनर्जी आती है। जैसे आप, ग्रेविटी नाम का एक फोर्स है जो कहां लगता है? जमीन की तरफ लगता है। कहां लगता है?
जब आप पत्थर को उठाओगे, छोड़ोगे, तो बॉडी अब वापस नीचे चलेगी। यानी आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया, तो भैया बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी आई? पोटेंशियल एनर्जी आई। और उसी एनर्जी ने क्या किया? बॉडी को वापसी वैसे ही कर दिया जैसे वो क्या थी, पहले थी। स्प्रिंग को आपने खींचा, स्प्रिंग को आपने खींचा, किसके अगेंस्ट में काम किया? स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में काम किया। क्योंकि जब आप स्प्रिंग को बाहर खींच रहे थे तो स्प्रिंग खुद को कहां खींच रही थी? अंदर खींच रही थी। जैसे ही आपने छोड़ा, स्प्रिंग वापसी अपने आप को रिस्टोर कर गई, यानी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई। तो पोटेंशियल एनर्जी आती कहां पर है? जहां पर आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हो। सारे फोर्स के अगेंस्ट में काम करने पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती। और पोटेंशियल एनर्जी करती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी करती क्या है? हाँ, क्या करती है? रिस्टोर करती है। कोई भी सिस्टम अपने आप को रिस्टोर कर रहा है तो इसका मतलब उस सिस्टम के अंदर कौन सी एनर्जी है? अगर वो सिस्टम अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पा रहा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में तो काम करते हो, आप आगे चलते हो, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगता है, यानी आप आगे चल रहे हो, यानी फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। लेकिन जहां पर आप रुकते हो तो क्या फ्रिक्शन फोर्स वापसी आपको वहां पे ले जाता है? नहीं ले जाता। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में काम तो किया आपने, लेकिन उसके वजह से, काम करने की वजह से वहां पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती, नहीं आई। और आती तो क्या करते हैं? आती तो क्या होता कि मैं जहां पे जाऊं, जहां से चला है मैंने, वहीं पे क्या हुआ? वापसी आ जाऊंगा। जहां से मैं चला हूं वहीं पे क्या हुआ? वापसी आ जाऊंगा। ठीक है, देखिए, पानी में तैरते हो, जब आगे बढ़ते हो तो पानी आपके ऊपर पीछे फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। क्या कहते हैं? क्या आप आगे चले जाते हो तो क्या उस फोर्स की वजह से क्या आप वापसी आते हो? वहीं पर नहीं आ पाते। यानी यहां पर भी हमने काम किया एक फोर्स के अगेंस्ट में, लेकिन यहां पर एनर्जी आपके अंदर नहीं आई है। आती तो वापसी वहीं पर आते जहां से आपने स्टार्ट की थी जर्नी। यानी कुछ फोर्स के अगेंस्ट में काम करने से एनर्जी स्टोर होती है, और जब एनर्जी स्टोर होती है तो सिस्टम अपने आप को क्या करता है? रिस्टोर कर लेता है। और कुछ फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करने से एनर्जी स्टोर नहीं होती, तब सिस्टम अपने आप को वर्क नहीं कर पाता। अब सुनिए एक बात और, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आपने कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का नाम सुना होगा। तो जिस केस में सिस्टम अपने आप को रिस्टोर कर पा रहा है, जिस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करने से बॉडी के अंदर क्या आ गई थी? पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, उस फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहते हैं उसे? समझ गए? और कुछ फोर्सेस के अगेंस्ट में आपने काम किया लेकिन सिस्टम अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पाया, इसका मतलब सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई थी। यानी कुछ फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क करने पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती है। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं भैया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब बताओ, मैंने 2-3 एग्जांपल दिए थे यहां पर, कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स होंगे मैं आपको बता रहा हूं। आप बताना कौन से कंजर्वेटिव है, कौन से नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव कौन होते हैं? जिनके अगेंस्ट में काम करने से बॉडी के अंदर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी आती है, या सिस्टम खुद को रिस्टोर कर लेता है। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं भैया? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और ऐसे फोर्सेस के अगेंस्ट में काम करने से बॉडी के अंदर जो वर्क किया जाता है वो किसकी फॉर्म में आ जाता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आता है। ऐसे सिस्टम जो अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पाते, ठीक है, जिनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती है, लेकिन आप वहां पे किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे होते हो, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब बताओ, क्या फ्रिक्शन फोर्स, अभी रुक जाओ यार, क्या है? फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में काम करने पर क्या बॉडी अपने आप को रिस्टोर कर पाती है? फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में काम करने पर क्या बॉडी रिस्टोर कर पाती है? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी। फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में काम करने पर बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई, यानी फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव। विस्कस फोर्स के अगेंस्ट में काम करने पर क्या बॉडी अपने आप को रिस्टोर कर पाई? इसका मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं स्टोर हुई थी, स्टोर होती तो अपने आप को रिस्टोर कर लेती। इसका मतलब विस्कस फोर्स भी क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ को पास में ला रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? पास में ला रहा हूं। दोनों आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। पास में ला रहा हूं, पास में ला रहा हूं, और पास में ला रहा हूं, और पास में ला रहा हूं। छोड़ा, वापसी कहां गए? भाग गए जहां पे पहले थे वो। इसका मतलब इस सिस्टम ने भी खुद को क्या किया? इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर भी क्या ही थी? उसी ने क्या किया? यानी मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? तो भैया ये लॉजिक है, ये बातें हैं जिससे आपको पता लगेगा कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। अगर आपने वर्क किया
और उस वर्क की वजह से सिस्टम के अंदर क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो जिस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया वो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। क्या है, आपने वर्क किया, किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया, लेकिन सिस्टम अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पाया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर नहीं आई, मतलब जो इसके फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया वो कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गया, ग्रेविटी कैसी है, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव। तो ये ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। तेज बता, एग्जांपल दे, एग्जांपल दे बता। पत्थर को उठाया इसने, पत्थर उठा रही है, ठीक है, पत्थर उठा रही है, पत्थर उठाया छोड़ा तो वापसी चला गया, कहां चला गया, जहां से उठाया था। इसका मतलब पत्थर ने अपने आप को क्या किया, रिस्टोर किया, रिस्टोर किया, इसका मतलब उसके अंदर क्या आई थी, एनर्जी आई थी। कौन सी एनर्जी, समझ गया भैया। और वो एनर्जी का मतलब रिस्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी आई, इसका मतलब यार 50 बार बोला अलग बैठा करो, अलग बैठे भाई, हाथ बदल। एक तो भाई मैं इतना एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ, ऊपर से मैं तुम्हें चुप कराऊं, अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। इससे पहले भी मैं 4 बैच पढ़ा चुका हूं, ये 5वां, इसके बाद 6ठा पढ़ाऊंगा। इतनी देर बोल लियो, इतनी इंटेंसिटी के साथ तो मान जाऊंगा, नाम बदल दूंगा। आधे घंटे बोल जाए इसी इंटेंसिटी के साथ, नाम बदल जाऊंगा। और बता, ठीक है, समझ गए नहीं। तो आपको पता लग गया भैया पोटेंशियल एनर्जी कहां पे आती है। चलो अब करते हैं इसकी पहले कुछ बातें जान लेते हैं। जो मैंने, आप तो सारा लॉजिक बता ही दिया, अब आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। और कुछ बातें जो आपको लिखनी है नोट्स में, ठीक है। तो जैसे भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब आप, ये ध्यान रखना भैया, दोबारा मैं बोल रहा हूं भैया, पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब एक सिस्टम पे ऑलरेडी कोई दूसरा फोर्स लग रहा होता है और उस फोर्स के अगेंस्ट में आप काम करते हो, तो वही काम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है। जैसे छोड़ोगे, वो एनर्जी की वजह से बॉडी क्या करेगी, अपने आप को रीस्टोर कर लेगी। क्या करेगी, क्लियर है बात भाई। चलो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भैया, तो बुकों में लिखा हुआ है, आपको भी ये ध्यान रखना भैया, क्या लिखना है, ध्यान रखना है, कहां गया है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और सिस्टम। बॉडी मतलब एक नॉर्मल बॉडी, सिस्टम मतलब पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी बॉडी को सिस्टम कहते हैं। ऑफ अ बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स पोजीशन, मतलब अभी तो मैं खैर ऐसी बात कर रहा हूं, पोजीशन का मतलब हो गया कि अगर आप एक स्प्रिंग को इतना खींचोगे, इतना खींचो, या एक उसी स्प्रिंग को आप इतना खींचो, बताओ किस केस में ज्यादा एनर्जी आएगी, पहले केस में, दूसरे केस में। क्यों, क्योंकि दूसरे केस में आपने, देखिए जब आप बाहर खींच रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा होगा, अंदर। इस केस में आपने स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में कम वर्क किया है। क्या किया है, पत्थर को अगर 1 मीटर की हाइट पे उठाओ, फिर 5 मीटर की हाइट पे उठाओ, किस केस में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, 5 मीटर की हाइट पे उठाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ग्रेविटी के केस में। जब आप ज्यादा वर्क करोगे, आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है भैया, उस केस में सिस्टम के अंदर क्या होती है भैया, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होगी, इशू बता, जब आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करोगे, जब आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के, तो जो वर्क करोगे तो ज्यादा एनर्जी, कम करोगे तो कम एनर्जी। समझ गए भैया। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में किया गया कार्य कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कैसे पता लगता है, क्योंकि ऐसा सिस्टम अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पाता है। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखिए, बेटा कुर्सी लिया, जा कुर्सी ले, हाँ ये कुर्सी ले ले तू, जा ले, उठा ले, इधर कुर्सी कर ले बेटा, इधर कर ले, इधर कर ले, श्रुति इधर कर, इधर अब पूरा प्रोग्राम ही देख के आएगा क्या, आजा, अच्छा लग रहा है तू, अच्छा लग रहा है, आजा, शीशे में देख रहा है अपनी शक्ल आधे घंटे से, गेट बंद कर, ठीक है।
तो मैंने कहा भैया पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू अगेंस्ट दी कौन सा फोर्स है ये? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है भैया, यहां पे लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करने की वजह से आती है, और वर्क ही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ध्यान रखना इन चीजों को, मैं जैसे लिखवा रहा हूं वैसे ही ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा अंग्रेजी यूज नहीं कर रखी है, ठीक है? यहाँ पे फिजिक्स सीखनी है, अंग्रेजी नहीं सीखनी, समझ गए? इसलिए ज्यादा गणितज्ञ कोई बनेगा तो बता देगा मुझे, ठीक है? ये बॉडी यहाँ पे रखी थी, ग्रेविटी काम कर रही है। ग्रेविटी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव है। और मैंने इसको उठा करके यहाँ पे लाकर रख दिया, तो मैंने किसके अगेंस्ट में काम किया है? ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया। जैसे मैं इस बॉडी को छोड़ूंगा तो ये बॉडी कहां आएगी? वापसी यहीं पे आ जाएगी। तो यानी इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी, कितनी स्टोर हुई होगी? जितना आपने वर्क किया। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में कॉस थीटा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भैया, बेटा बहुत बढ़िया, स्टार्टिंग तूने मिस कर दिया, लेकिन जाके घर से रिकॉर्डिंग देख लियो, बहुत लंबा चौड़ा वृत्तांत किया था मैंने, ठीक है? समझ गया? अब देखिएगा भैया, एक्सप्रेशन ऑफ एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी एक्सप्रेशन ही एग्जांपल। पोटेंशियल एनर्जी देखिए भैया, जब आप एक धनुष को खींचते हो तो आप पीछे खींचते हो धनुष को, लेकिन धनुष आपको कहां खींचता है? आगे खींचता है। यानी यहां पर आप फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तो यहां पर क्या आएगी? अगेंस्ट में जो काम कर रहे हो किसकी फॉर्म में आएगी? एनर्जी की फॉर्म में। और जैसे ही आप तीर को छोड़ते हो तो उसी एनर्जी की वजह से तीर क्या होता है? धनुष अपने आप को वैसी कर लेता है, रिस्टोर कर लेता है, और तीर को क्या प्रोवाइड कर देता है? काइनेटिक एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है? अंग्रेजी में धनुष को बो कहते हैं, ठीक है भैया? BOW, ठीक है? अरे वो नीचे लिखा हुआ एग्जांपल मैंने पहले बता दिया, ठीक है? एक बिल्डिंग पे पत्थर पड़ा हुआ है, तो एक बिल्डिंग पे पत्थर कैसे गया होगा? अपने आप कोई ले गया होगा। उसने क्या किया था? ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया था। ग्रेविटी कैसा फोर्स है? जब हम उसके अगेंस्ट में काम करेंगे तो बॉडी के अंदर क्या आएगी? जो पत्थर पे छत पे पड़ी है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल। जैसे इसको छोड़ेंगे छत से तो क्या होगी? नीचे गिरेगी। स्पेस में आपने देखा होगा भैया, ग्रेविटी नहीं होती, पत्थर को कहीं पे भी रख दो वहां से नीचे नहीं आता, वो अपने आप को रिस्टोर, यानी स्पेस में कोई फोर्स है ही नहीं आपके अगेंस्ट में, तो इसलिए उसके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, और सिस्टम अपने आप को दोबारा से रिस्टोर नहीं कर पाएगा। समझ गए? एनर्जी वहीं पर आती है जहां पर आपके अगेंस्ट में कोई दूसरा फोर्स काम कर रहा हो, और वो फोर्स कैसा हो? कंजर्वेटिव। क्या है? जिस फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है वो कंजर्वेटिव, या कंजर्वेटिव नहीं है तो एनर्जी नहीं आएगी। एग्जांपल मैंने आपको बताया बहुत सारे। यहां पे लिखा हुआ अ बॉडी lying on the roof of a building has a some potential energy। क्योंकि क्यों आई पोटेंशियल एनर्जी? क्यों आई पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया था। ग्रेविटी कैसा फोर्स है? और भैया उसको अगर छत से छोड़ा जाएगा तो दोबारा कहां जाएगी? यानी अपने आप को जहां रिस्टोर कर रही है बॉडी, यानी इसके अंदर क्या थी? एनर्जी। अलाउड टू फॉल डाउन इट कैन डू वर्क। वर्क क्यों कर पा रही है नीचे आने में? क्योंकि उसके पास क्या है? वर्क कौन करता है? मुर्दा करता है क्या? फिर जिसके पास एनर्जी हो, जान मतलब एनर्जी। देखिए भैया, कोई बॉडी ऊपर से नीचे इसलिए गिरती है क्योंकि उस बॉडी के पास क्या होती है भैया? पोटेंशियल। स्पेस में कोई चीज नहीं गिरती कभी भी, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एनर्जी। क्यों नहीं एनर्जी? क्योंकि वहां पे किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम। समझ गए भैया? आते भैया, भैया एनर्जी जो आती है ना वो दो तरीके से आती है। एक तो उसकी पोजीशन को चेंज कर दो, मतलब जैसे स्प्रिंग को आपने कम खींचा है, ज्यादा खींचा है, या बॉडी जमीन पर है तो उसको ऊपर रख दो, तो इन सब केसेस में क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी आती है। क्या आती है? इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। पोजीशन के चेंज की वजह से बॉडी के अंदर एनर्जी आई है। ठीक है भैया? जैसे आप मान लीजिए आपको किसी का मर्डर करना है, तो आप क्या करोगे? चौथे फ्लोर पे जाओगे या पहले फ्लोर से फेंकोगे था? क्यों? क्योंकि आपने ईमानदारी दिखाई है। क्या किया आपने? आप चौथे फ्लोर पे गए हो। क्या किया? आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट में ज्यादा काम किया। मेहनत लगती है भाई, किसी को मारने में क्या लगती है? मेहनत लगती है। तो आप चौथे फ्लोर पे गए, नहीं आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट में ज्यादा काम किया, और ज्यादा काम करने से एनर्जी क्या आएगी सिस्टम के अंदर? ज्यादा आएगी, और ज्यादा एनर्जी वाली चीज क्या करती है? किसी का सर अच्छे से फोड़ती है। ठीक है भैया?
अब देखिए बहुत प्यारी लाइन लिखी है मैंने ये हिंदी में, याद करने के लिए, आपको हमेशा याद रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ये एनर्जी देखिए भैया, एक हाँ एक दूसरी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। जैसे मैंने बॉल की शेप को चेंज कर दिया था, बॉल की स्प्रिंग को दबा दिया, या बहुत सारी चीजों को ऐसा कर दिया जो अपने आप को रिस्टोर कर सकती है। तो जब उनकी शेप को चेंज करोगे तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी अराइज ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। किसी की शेप और साइज को चेंज कर देना ही क्या कहलाता है? कॉन्फ़िगरेशन को बदलना। और उसकी वजह से भी क्या आती है? एनर्जी आती है। लेकिन उसी के अंदर एनर्जी आ पाएगी जो अपने आप को रिस्टोर कर सकता है। चिंगम अपने आप को रिस्टोर नहीं कर सकती, ऐसे चबाओ जैसे चबाओ उसकी शेप वैसी हो जाती है, यानी अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पा रहा। इसका मतलब चिंगम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती तो अपने आप को, ठीक है। गोबर देखो, गोबर पे पैर रख दो ऐसी फैल जाएगा। अगर गोबर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती, गोबर के अंदर, तो खुद को क्या करता? रिस्टोर कर पाता। इसका मतलब गोबर अपने आप को रिस्टोर। पुट्टी देखिए, वॉल केयर पुट्टी, जैसे मर्जी फैला दो, जैसे मर्जी लगा दो, वैसी रहेगी। वो अपनी शेप को रीगेन, मतलब उसके अंदर ही पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया कई सारी चीजों की शेप चेंज करने पर पोटेंशियल एनर्जी आती है, और कई सारी चीजों की शेप चेंज करने पर पोटेंशियल एनर्जी, समझिए भैया। जो भी चीजें अपनी शेप को रीगेन करती हैं, अपनी शेप को वैसे ही कर पाती है जैसे वो पहले थी, ऐसी बॉडी को हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी। क्या कहते हैं? स्प्रिंग अपनी शेप को रीगेन कर लेती है। स्प्रिंग कैसी बॉडी है? इलास्टिक बॉडी। रबर, कच्छे की रबर, ठीक है। बॉल, फोस्को की बॉल, लेदर की बॉल नहीं, नॉन इलास्टिक। मेटल की बॉल, स्टील का फुट्टा, जब है इलास्टिक। स्टील का फुट्टा टेढ़ा कर देगा, दीवार सीधा नहीं होता। अब इतने, अभी आप पढ़ोगे सॉलिड चैप्टर, सॉलिड में पढ़ोगे भाई, बोल मैं रहा हूं प्यास तेरे लग रही है, मत पी, एक घूंट पी के बस बंद कर दे यार, मेरे को अब तू ट्रांसफर करेगा फिर सबका दिमाग डाइवर्ट होगा। और ये तू जिस तरीके से बोला मेरे को पसंद नहीं आया, अब तू पिटेगा, ठीक है? समझ गया? समझ गए ना भैया? हर बॉडी की हर फोर्स के अगेंस्ट में ना तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आता है, या हर बॉडी की शेप चेंज करने पर भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती है। जिस बॉडी की शेप चेंज करो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, उसका मतलब वो बॉडी अपने आप को रीगेन कर पा रही थी। वो कैसी बॉडी होती है? इलास्टिक बॉडी होती है। क्या होती है? स्प्रिंग कैसी है? क्योंकि वो अपनी शेप को, इसका मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है? और स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है कैसे नेचर का फोर्स होता है? कंजर्वेटिव, ठीक है। तो भैया ये एनर्जी जब आती है जब हम किसी इलास्टिक बॉडी मतलब जो अपनी शेप को रीगेन कर लेती है, ठीक है भैया? ठीक है भैया, चेंज करने पर हम उसी इलास्टिक, क्या कहें, जब हम उसी इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हैं तो वो भैया वर्क डन जो करते हैं वो बॉडी के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उसी एनर्जी की वजह से बॉडी अपने आप को रीगेन कर पाती है। समझिए भैया? लिखा है। अब आते भी यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा हुआ है, जो खिंचा हुआ तीर जो होता है उससे जब छोड़ा जाता है तो उसके अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और उसी एनर्जी की वजह से क्या होता है? तीर का एरो क्या होता है? आगे की तरफ जाता है, ठीक है। अगला क्या करें भैया? एक पिस्टल को जब आप वो माउजर होती है जो, ठीक है, उसको ट्रिगर को वो क्या करें, उसको पीछे करते हो ना, तो उसका जो अंदर की स्प्रिंग होती है वो दब जाती है। क्या आती है? यानी उसकी शेप चेंज हो गई है, यानी उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी? अब जैसे ही आप उसको ट्रिगर को दबाते हो तो वो स्प्रिंग खुल जाती है। खुलती है तो किस पे फोर्स लगाएगी? एक वहां पर एक छोटा सा वो होता है, बटन होती है, उस पर अगर फोर्स लगाएगी वो जाएगी, बटन बारूद से टकराएगी, बारूद में क्या होगा? विस्फोट होगा, और विस्फोट से क्या होगा? गोली का आगे वाला पार्ट आगे जाएगा, ठीक है भैया? यानी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, हमें जो पढ़ना है अभी मैंने आपको बता ही दिया, हमारे पास दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। पहली पोटेंशियल एनर्जी क्या है भैया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कब आती है? जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करते हो। जब आप पत्थर उठाया, किसके काम अगेंस्ट में काम किया, तो यहां पर जो एनर्जी आएगी उसे क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गया? कुएं से पानी खींचा, किसके अगेंस्ट में काम किया, तो यहां पर जो एनर्जी आएगी बाल्टी के अंदर कौन सी एनर्जी आएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भैया? वर्क डन अगेंस्ट दी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जमीन से आप पत्थर उठाते हैं
तो ग्रेविटी के केस में काम करते हैं, उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी इलास्टिक फोर्स के केस में काम करना। इलास्टिक फोर्स कहां लगता है? इलास्टिक बॉडी के अंदर। इलास्टिक बॉडी कौन होती है? जो अपनी शेप को रीगेन कर पाती है। जैसे स्प्रिंग को हम बाहर खींचते हैं तो स्प्रिंग अपने आप को क्या करती है? अंदर खींचती है। यहाँ पर हम स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, यानी यहाँ पर जो एनर्जी आएगी, इसे दे दियो, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हो तो यहाँ पर जो एनर्जी आएगी उसे क्या देंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ, डेफिनेशन क्या है? वर्क अगेंस्ट दी ग्रेविटी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गया? हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, वही वर्क किसके बराबर होगा? देखिए एक पत्थर था, अच्छा ग्रेविटी क्या होती है आपको पता है? बॉडी का वेट। ग्रेविटी क्या होती है? बॉडी का, जिस बॉडी का वेट जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उस पर ग्रेविटी उतने ज्यादा लग रही, और जिस बॉडी का वेट जितना कम होगा उसकी ग्रेविटी क्या होगी? उतनी। ठीक है, देखिए तो भैया देखिए ये बॉडी का वेट यानी ग्रेविटी क्या है यहाँ पर? mg है। क्या है? यदि आप इसको उठा करके पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 पे लाना चाहते हो तो आपको फोर्स कहां लगाना पड़ेगा? ऊपर लगाना पड़ेगा। अच्छा फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? वेट से ज्यादा या कम से कम? देखिए ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए इसका वेट 10 किलो है, इसका वेट क्या है, तो आप कितना फोर्स लगाओगे इसको उठाने के लिए? 10 के मिनिमम फोर्स 10 के बराबर होगा, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 11, 12, 13, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, जो भी है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो होगा ना वो सर्टेन नहीं है, हमें चाहिए एक सर्टेन रिजल्ट। क्या चाहिए? इसलिए हमेशा जब भी मैं फिजिक्स में वर्क करूंगा और मेरे द्वारा लगाया गया जो फोर्स होगा वो हमेशा मिनिमम फोर्स होगा। क्या होगा? और मिनिमम फोर्स किसके बराबर होता है? अपोजिट फोर्स के। किसके बराबर होता है? तो मेरे द्वारा जो फोर्स लगाया गया उसके अपोजिट कौन सा फोर्स है? तो मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स भी क्या होगा? mg ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन अनसर्टेन रहेगी और उसके लिए डेफिनेट रिजल्ट नहीं आएगा। हमें चाहिए डेफिनेट रिजल्ट। क्या चाहिए? तो भैया हमने वर्क किया किसके केस में? ग्रेविटी के केस में वर्क क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होगा भैया ऊपर की तरफ? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h किया तो फॉर्मूला क्या हो गया? ये वर्क किया मैंने ग्रेविटी के केस में, और यही ग्रेविटी के केस में वर्क क्या होता है? हो गया भैया। ऐसे आती है पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन। कंजर्वेटिव फोर्स अभी बताया था मैंने आपको, कुछ और प्रॉपर्टी एडिशनल प्रॉपर्टी बताया था, बाद में इसको प्रूव भी कराते हैं। ठीक है भैया, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? मान लीजिए आपके ये दो पॉइंट है ए और बी, आप इन दोनों पॉइंट के बीच में यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, इन तीनों रास्तों की लंबाई क्या है? सेम का है? अलग अलग है। तीनों रास्तों की लंबाई क्या है? लेकिन आपने एक फोर्स का इस्तेमाल किया जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहते हैं? अगर आपने तीनों रास्तों पर कंजर्वेटिव फोर्स का इस्तेमाल किया है तो ये तीनों पर क्या आएंगे? सेम आएंगे। प्रूफ भी करूंगा मैं। ठीक है, तो ध्यान रखना पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन बिटवीन 2 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ पाथ। पाथ के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, लेकिन अगर दोनों पॉइंट सेम है, जहां से मैं ले जा रहा हूं और जहां पर मैं ले जा रहा हूं, अगर वो पॉइंट सेम है, रास्ता कैसा भी हो, ये हो, ऐसा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, तो भैया वो क्या होगा? वर्क क्या आएगा? सेम आएगा हर रास्ते पे। अगर आप किस फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो? कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब देखिए रास्ता बदलूंगा, बड़ा रास्ता लूंगा, बड़े रास्ते से जाऊंगा तो मेरी चप्पल ज्यादा घिसेगी, इसका मतलब वर्क क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। लेकिन अगर छोटा रास्ता तय करूंगा तो चप्पल कम घिसेगी, इसका मतलब वर्क क्या हुआ है? कम हुआ है। तो इसका मतलब यह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्डन पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्डन पाथ पे नहीं, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। आपने केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव पढ़ रखा होगा, लेकिन केमिस्ट्री के टीचर को खुद नहीं पता होता कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या है। ठीक है, हाँ पता होगा उसको, तो आप पता होगा। ठीक है, तो भैया अगर ए से बी में जिस फोर्स का इस्तेमाल किया वो कैसा है? कंजर्वेटिव है। तो भैया हर रास्ते का वर्क क्या आएगा? सेम आएगा इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव। नीचे लिखा हुआ मैंने, आपकी भाषा में जो आप बोलते हो, कह रहा है रास्ता कोई भी हो पर ए टू बी के तो वर्क हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, अगर फोर्स कैसा हो? कंजर्वेटिव हो। वर्क इज, देखिए सुन लीजिए,
यहां पर ए और बी के बीच में कोई भी रास्ता लो, वर्क हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, अगर फोर्स कैसा है। लेकिन अगर आप ए के अलावा बी के अलावा, सॉरी, ए से बी के अलावा किसी और पॉइंट पर चले गए तो वर्क क्या होगा, बदल जाएगा। क्या होगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू दो पॉइंट सेम है तो रास्ता कोई भी होगा तो वर्क क्या आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स के से आप पॉइंट बदल दोगे तो वर्क भी क्या होगा, बदल जाएगा। पॉइंट अलग रहेगा तो वर्क क्या होगा, अलग आएगा। पॉइंट सेम रहेगा तो रास्ता कोई सा भी लो, वर्क क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, वर्क डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कुछ और होगी तो वर्क कुछ और रहेगा। ठीक है, रास्ता कुछ भी हो, सीधा टेढ़ा जैसा भी। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ क्या होता है भैया, जीरो। ये भी प्रूफ करेंगे। अभी ये तीनों चारों प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, छोटी छोटी है, आराम से आएगी। देखिए एग्जाम्पल बता रहे हो भैया, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल कौन से थे, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि आप किसी भी बॉडी को उठाओ वो बॉडी वापसी क्या आती है, जमीन पे आती है, यानी उसके अंदर क्या हुई है, एनर्जी आई है। और आपको पता किस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करने पे एनर्जी आती है, कंजर्वेटिव फोर्स के। किस फोर्स के, तो भैया ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करो, बॉडी दोबारा से नीचे आती है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों सेम है भैया, नाम तो मत जाना। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट को पास में लाए थे, सेम मैग्नेट को, क्या वो दोबारा वापसी चले गए थे, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी कैसा है, उस सिस्टम में भी क्या आती है, उसके अगेंस्ट में वर्क करने पर सिस्टम के अंदर क्या आती है। ठीक है भैया, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी कैसा था, क्योंकि स्प्रिंग को खींचा आपने, छोड़ा, रिस्टोर कर लिया। क्यों रिस्टोर किया, क्योंकि उसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। क्यों, क्योंकि भैया स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सब उल्टा चल लो भैया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर ए और बी दो पॉइंट है, ए और दो आपके पास, ए पॉइंट और बी पॉइंट दो पॉइंट है, अगर आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो तीनों वर्क क्या होंगे, कभी भी सेम नहीं आएंगे। और सबसे ज्यादा वर्क कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा रास्ता होगा, सबसे छोटे रास्ते पे सबसे छोटा, समझ गए भैया। यहाँ पे लिखा हुआ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पाथ। बड़ा पाथ ज्यादा वर्क, छोटा पाथ छोटा वर्क। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किस पे डिपेंड करता है, पाथ लेंथ पर। किस पे डिपेंड करता है, पाथ लेंथ पर। इनिशियल फाइनल कुछ भी हो फिक्स कर दो, लेकिन रास्ते की लंबाई अलग अलग कर दोगे ना तो वर्क क्या आएगा, अलग अलग आएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये क्लोज पाथ में कभी जीरो नहीं आता, कभी जीरो नहीं आता। एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा विस्कस फोर्स, मतलब जो पानी के अगेंस्ट में लगता है। अगला क्या है, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो आपकी मोशन को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम शो कर रहे हैं कि भैया जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, उसके द्वारा किया गया वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलो देखिए बड़ा आसान है और ये काफी बार एग्जाम में आ भी रखा है। तो टॉपिक का नाम है शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव कब होगा, जब इसके द्वारा किया गया वर्डन पाथ पे डिपेंड। ठीक है भैया, हमने क्या किया, पाथ नंबर फर्स्ट में, पाथ नंबर फर्स्ट कैसा था मेरा, एच हाइट पे ले आने के लिए, एच हाइट पे ले आने के लिए मैं जमीन से कितनी हाइट पे ले गया इसको, एच हाइट पर कितनी हाइट पे ले गया। लेकिन इस पाथ का नेचर कैसा है, स्ट्रेट। कैसा है, स्ट्रेट। आपको पता है ऊपर फोर्स लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा, जितना बॉडी का वेट होगा। तो वर्क कितना किया, वर्क क्या था, फोर्स इंटू में कितना फोर्स लगाया। क्यों, क्योंकि बॉडी का वेट इतना है। मैं इससे ज्यादा भी लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे को अनसर्टन नहीं, सर्टन कंडीशन चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वर्क कितना किया। ठीक है भैया, चलो मैं क्या करता हूँ, जमीन से उतनी हाइट पे ले आ रहा हूँ, लेकिन रास्ते का नेचर क्या कर दिया, चेंज कर दिया मैंने। रास्ते का नेचर क्या कर दिया, ध्यान दीजिए भैया। अब जिसको रिजोल्यूशन पता होगी तो उसके लिए आसान होगा। ठीक है, मैंने अपनी क्लास के बच्चों को काफी ज्यादा बार बता रखा है इसको, तो हो सकता है उनको ध्यान हो। ये बॉडी है जिसको मैं ऊपर ले आ रहा हूँ, मास वही है जो इसका मास था, मास चेंज नहीं है। और जमीन से उतनी हाइट पे ले आ रहा हूँ जितनी यहां से ले गया था। कितनी हाइट पे ले गया था, एच पे। तो यहाँ पे भी जमीन से कितनी हाइट पे ले आ रहा हूँ, एच पे। बस रास्ता मैंने बदल दिया। तो भैया ये बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उसे क्या कहते हैं भैया, कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या कहते हैं, ये हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है, वेट, ये हमेशा जमीन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, पहले कांटेक्ट फोर्स और वेट एक लाइन में थे, अभी कितना एंगल बन गया यहाँ पर, जितना एंगल यहाँ पर बनता है उतना एंगल यहाँ पर बनता है। ठीक है,
तो इसको रिजॉल्व करते हैं mg, तो ये क्या होगा mg और ये क्या होगा mg। अगर आप C से लेके B पर इस बॉडी को ले आना चाहते हो तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, तो इसके अगेंस्ट में आपका अप्लाइड फोर्स लगेगा तो ऊपर ले आना। इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या होगी mg sin थीटा के बराबर है mg। ये आपको ऊपर ले आना है तो ऊपर ले आने के लिए जो फोर्स लगता है वो मिनिमम ही लेना है आपको। मिनिमम कितना होगा जितना इसके पीछे फोर्स लग रहा है। तो भैया देखिए वर्क कितना होता है, बताइए वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में कितना फोर्स लगाओगे आप mg sin थीटा के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट कितना करोगे सी से लेके भी कर दिया। अच्छा साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल में अगर देखोगे तो आपके ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या था भैया, एच था, और हाइपोटेन्यूज जिस पास से ले आपसे वो क्या था, सी भी था। क्या था, सी भी क्या हुआ, कट मर गया, क्या बच गया। यानी भैया नेचर जमीन से चाहे आप स्ट्रेट पाथ पे ले जाओ, जमीन से चाहे आप स्लैंटेड पाथ पे ले आओ, अगर दोनों केस में हाइट क्या है, सेम है, सेम ब्लॉक है, तो पर क्या आएगा, सेम आएगा। सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज हैंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। समझ गए भैया। अब पढ़ते हैं भैया, वही नीचे लिखा हुआ मैंने आपकी भाषा में क्या हुआ, जमीन से सेम लेवल की हाइट पे तक ले गया टू डिफरेंट पाथ से, मैं ले गया टू डिफरेंट पाथ से, तो दोनों पर क्या होंगे, सेम होंगे। सो जीएफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। समझ गए भैया। अब देखिए, सो दैट वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, प्रूफ कर रहे हैं। अच्छा आप किसी चीज को ऊपर फेंको, क्या करो, जमीन से मैंने ऊपर फेंक दिया, मैं बोल रहा हूं थकी एरिया, सही से बैठ गया, ठीक है। आपने कोई चीज को जमीन से ऊपर फेंका, ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे लगती है। बॉडी कहां जा रही है, डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर। हाँ बोल भाई। अरे अभी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जा, आज रुक जा, मैं बताता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया सुन लीजिए। मैं किसका, हाँ मैं बोल रहा था, हाँ मैंने किसी चीज को ऊपर फेंका, कहां फेंका, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहां जा रहा है, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है, मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूँ। ग्रेविटी कहां लग रही है, बॉडी कहां जा रही है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क कैसा होता है, नेगेटिव। क्या होता है, वर्क कितना होगा, अगर बॉडी का मास कितना है m है तो ग्रेविटी कितनी होगी mg, डिस्प्लेसमेंट कितना किया बॉडी ने h, तो वर्क कितना होगा माइनस mgh, कितना होगा। ठीक है भैया, जब ये बॉडी ऊपर जा रही थी, अच्छा आप बॉडी सबसे ऊपर पहुंच चुकी है, अब वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी, क्या आएगी, तो भैया नीचे आएगी, तो ग्रेविटी कहां लगेगी, नीचे आती हुई बॉडी पे, डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, दोनों सेम जगह लग रही है, तो वर्क क्या होगा mgh। ए से बी पे गई तो वर्क माइनस mgh, और बी से ए पे आई तो दोनों वर्क को जोड़े क्या आ गया, टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इक्वल्स टू में 0 माइनस mgh प्लस बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो वर्क कितना हुआ भैया, सॉरी वर्क कितना हुआ माइनस mgh, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे। जब बॉडी नीचे आ रही है तो ग्रेविटी भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, यानी वर्क क्या आएगा भैया, पॉजिटिव। क्या आएगा, अगर टोटल वर्क जोड़ोगे ए से बी और बी से ए को कहते हैं क्लोज, ए से बी पे गए फिर बी से कहां पे आ गए, तो इसे कहते हैं क्लोज पाथ। क्या कहते हैं इसे, क्लोज पाथ हो गया तो वर्क टोटल वर्क कितना होगा माइनस mgh प्लस mgh बराबर में क्या आ गया 0। ठीक है, वो प्रूफ कर रखा। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये भैया कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन। बेसिकली यहां पर आपने ज्यादा बार कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को, यानी ग्रेविटी को। ठीक है, तो भैया देखिए आपको रिलेशन निकालना है किसके बीच में, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भैया, तो भैया देखिए पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से लिखता हूं या कई बार पी भी लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, तो एक बॉडी थी जो कहां पर थी, यहां पर थी, ठीक है। इसके पास एनर्जी कितनी थी, कितनी थी यू, कितनी एनर्जी थी इसके पास, इसको मैंने छोड़ दिया। जब एनर्जी है तो ये बॉडी क्या होगी, नीचे आएगी, क्योंकि इसके पास एनर्जी है। अच्छा जब बॉडी नीचे आएगी तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, क्यों बढ़ेगी, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी
तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी ना, क्योंकि नीचे आ रही है, वर्क कर रही है। तो भैया यहाँ पर आते आते क्या हुई, पहले यू थी, अभी क्या हुई, यू माइनस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, कम हुई है। ठीक है। अच्छा, बॉडी ने यहां से यहां तक का कितना डिस्प्लेसमेंट किया, डेल्टा एक्स, कितना किया, किसकी वजह से, mg, यानी mg कौन सा फोर्स है, डाउनवर्ड और कंजर्वेटिव। डाउनवर्ड है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में कितना फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इनटू में डेल्टा एक्स। अच्छा, वर्क मैंने बताया था, कल ही बताया था कि वर्क जो होता है एनर्जी के चेंज के बराबर आता है। क्या आता है, तो एनर्जी का चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी कितनी है भैया, यू माइनस, और इनिशियल एनर्जी कितनी है, तो ये देखिए, ठीक है। तो भैया क्या वर्क कितना किया, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फिर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हुआ। और ये वर्क किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। वो कैसे निकलेगी, फाइनल माइनस फाइनल वाली क्या थी, यू माइनस डेल्टा यू, इनिशियल वाली क्या थी, यू से यू क्या हुआ, कट मर गया, तो वर्क क्या आ गया, माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू मतलब समझे, ये जो वर्क हुआ है इसकी वजह से एनर्जी नेगेटिव आई है, चेंज जो है नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कि एनर्जी कम हुई है, एनर्जी कम हुई है। नेगेटिव चेंज का मतलब क्या हुआ, एनर्जी कम हुई है। कितनी एनर्जी कम हुई है, जितना ये एनर्जी कम हुई है उतना ही क्या हुआ है, वर्णन हुआ है। अगर ये -10 जूल है तो वर्क कितना होगा, 10 जूल। ये अगर -50 जूल है तो क्या होगा, वर्क कितना होगा, 50 जूल। समझिए भैया, इस एनर्जी का इस्तेमाल करके जो एनर्जी खत्म हुई है, कम हुई है, उसी का इस्तेमाल करके क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो यहाँ पे एक रिलेशन आ जाता है भैया, ध्यान रखना। ये क्या है, कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन, और ये क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भैया, फोर्स किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा यू अपॉन में, यही रिलेशन होता है कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का बीच का रिलेशन। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका इस्तेमाल कई जगह पे मैं करूंगा। ठीक है भैया, देखिए खत्म होने वाला, टेंशन मतलब ये। और आज रिवीजन क्लास नहीं लूंगा क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाए उसके, ठीक है, जो क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन उसको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, उसको प्रॉपर ऐसे लिखवा के बोर्ड पे करूंगा। ठीक है, अभी तुम्हारा सिलेबस थोड़ा पीछे था तो इसलिए मैंने पीडीएफ का सहारा लिया। ठीक है, मेरे को डबल मेहनत पड़ रही है ना। ठीक है, खड़ी रह खड़ी रह। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है भैया, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को हम क्या कहते हैं भैया, मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया, मैकेनिकल एनर्जी। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है भैया, कि सम ऑफ काइनेटिक प्लस सम ऑफ पोटेंशियल हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। या हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज क्या आता है, या इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर में, ये सब क्या है भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या है ये, कुछ भी प्रूफ कर दो तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का वो प्रूफ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा भैया। चलो भैया प्रूफ कर देते हैं इसको। एक बॉडी कहां पर थी, ए पॉइंट पर थी। कहां थी, ए पॉइंट पर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल। काइनेटिक कितनी थी, बॉडी क्या है, नीचे आई, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अच्छा, नीचे आने पर कौन सी एनर्जी घटती है और कौन सी बढ़ती है, पता क्यों, देखिए जब मैं ऊपर से किसी चीज को नीचे छोड़ता हूं तो नीचे आते हुए उसकी पोजीशन क्या होगी, कम होगी। पोजीशन तो कौन सी एनर्जी डिपेंड करती है, पोटेंशियल। लेकिन नीचे आते तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो कौन सी एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक। तो भैया देखिए, इस पॉइंट पर काइनेटिक क्या थी, पोटेंशियल पी थी। लेकिन यहां पे आते आते काइनेटिक क्या हुई, कुछ बढ़ गई, के प्लस क्या होगी, डेल्टा के, और पोटेंशियल क्या होगी, कुछ घट गई, तो पी माइनस डेल्टा पी। समझिए भैया। अब देखिए हमें पता वर्क किसके बराबर होता है, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो भैया वर्क ए से बी का वर्क क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी फाइनल क्या, पी माइनस डेल्टा पी, और पी इनिशियल क्या है, पी। दोनों का डिफरेंस क्या, माइनस डेल्टा पी के बराबर आ गया। क्या आ गया, वर्क। अच्छा, वर्क हमारा पता है, ए से बी का वर्क क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक के बराबर आता है। कल मैं बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम, बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज होगा वही किसके बराबर होगा, वर्क के। किसके बराबर होगा, तो भैया हमने क्या दिया भैया, जो वर्क हुआ। अच्छा, इसको मैंने लिख दिया डेल्टा पी को, क्या लिख दिया, डेल्टा पी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या आता है,
डेल्टा पी होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस, तो इस माइनस को ऐसे लिख दिया और डेल्टा पी को लिख दिया पी फाइनल माइनस पी, और इस माइनस की मल्टीप्लाई की तो ये क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया, तो आप प्लस वाले को आगे लिख दिया, माइनस वाले को पीछे लिख दिया, यानी वर्क किसके बराबर आया, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। अब देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है भैया, ये कहती है भैया कि ए से बी का वर्क किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक के बराबर होगा। पूरा अच्छा रहा है, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक, ठीक है, तो काइनेटिक का चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस फाइनल, काइनेटिक क्या थी के प्लस, क्योंकि काइनेटिक थोड़ी बढ़ गई थी, के प्लस इनिशियल काइनेटिक क्या थी, के से के क्या हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कितना है, डेल्टा के का, डेल्टा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब हमें पता है ये भी ऊपर वाला भी ए से बी का वर्क था, नीचे वाला भी क्या होगा, ए से बी का ही वर्क है, तो ये दोनों वर्क को हमने क्या कर दिया भैया, बराबर कर दिया। अरे यार कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो हमें पता है भैया ऊपर वाले का वर्क क्या था, डेल्टा, सॉरी नीचे वाले का वर्क क्या था, डेल्टा के बराबर, और ऊपर वाले क्या था, माइनस डेल्टा यू के बराबर था, क्या था, तो डेल्टा के की वैल्यू क्या थी, के फाइनल माइनस के, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या आई थी, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। अब सारी इनिशियल वाली चीजों को एक साथ में रखूंगा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस, यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है भैया, लास्ट टॉपिक है आज का, बस थोड़ी देर प्राण संभाल के रखो, हो जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है, और एग्जाम में इसके आने की संभावना काफी ज्यादा होती है, 50 से 60% संभावना होती है एग्जाम में आने की। हाँ आसान टॉपिक है, ये शो करना है, सुन लीजिए, ये शो करना है कि गिरती हुई बॉडी की किसी भी पॉइंट पर कुल एनर्जी क्या होती है, हमेशा फिक्स रहती है। कुल एनर्जी क्या होती है, कुल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक प्लस, याद रखिए एक गिर रही है बॉडी, वो किसी भी पॉइंट पर रहे उसकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या होगी, फिक्स रहेगी, क्या रहेगी। चलो भैया अभी बॉडी क्या है, ड्रॉप किया मैंने, क्या किया, ड्रॉप हुई बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ठीक है, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूं। अच्छा देखिए इस बॉडी का थोड़ा बताता हूं कि पहले ये ए पे रहेगी, कहां पे रहेगी, फिर कहां आएगी, और उसके बाद फिर कहां चली जाएगी, ये सी पर, मतलब ग्राउंड पर, कहां चली जाएगी। अच्छा टॉप से लेके बॉटम के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, टॉप से लेके बॉटम की दूरी कितनी है, एच, ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है, बी से लेके सी तक की दूरी क्या होगी, एच माइनस एक्स, समझ गया भैया, अगर ये पूरी एच है ये एक्स है तो ये क्या होगी। अब देखिए अब मैंने इस पॉइंट पर इसको ड्रॉप किया था, तो ड्रॉप करते वक्त किसी भी चीज के पास कोई वेलोसिटी नहीं होती, यानी वेलोसिटी क्या होगी, ए पॉइंट पर जीरो, क्या होगी, तो हमें निकालना है टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलूं या टोटल एनर्जी बोलूं, समझ जाना सेम है। तो भैया टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा, काइनेटिक एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अच्छा काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी ए क्यों लिखा है, वेलोसिटी एट ए की हम एनर्जी की बात करें ना, तो ए की एनर्जी की बात करें तो वेलोसिटी भी किसकी पॉइंट की होगी, ए की होगी, किसकी होगी, तो भैया काइनेटिक एट पॉइंट ए किसके बराबर होगा, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट ए, और पोटेंशियल किसके बराबर होगा, एम जी हाइट ऑफ एट पॉइंट ए, ठीक है भैया, एम जी हाइट ऑफ पॉइंट ए, हाइट ऑफ पॉइंट ए। अब देखिए वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या है भैया, जीरो, क्योंकि आपने ड्रॉप किया, एम जी, ए पॉइंट की हाइट जमीन से कितनी है, एच, एच, ठीक है भैया, ये पूरी टर्म क्या होगी, जीरो, यहां पे क्या बचा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी आई, समझिए। अब मैं बी पॉइंट की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, तो भैया बी पॉइंट की कुल एनर्जी किसके बराबर होगी, बी पॉइंट की कुल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, काइनेटिक के लिए मुझे चाहिए वेलोसिटी एट पॉइंट बी, क्या चाहिए, चलो भैया देखिए वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालने के लिए आपको पता है मैं ए से बी की मोशन लूंगा, यहां से लेके यहां तक की मोशन लूंगा, आपको एक फॉर्मूला पता है, वी स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू में
अच्छा ए से बी तक की बात करूं, क्योंकि बॉडी ए से बी तक आ रही है, मैं बी पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब बॉडी कहां से कहां तक आई है, ए से बी तक आई है। अब देखिए मुझे किसकी वेलोसिटी निकालनी है, बी पॉइंट की, तो वीबी को ऐसे दिए, फाइनल वेलोसिटी क्या है, बी पॉइंट की वेलोसिटी है। इनिशियल क्या थी भैया, 0, बॉडी का नीचे आ रही थी, नीचे आते कौन सा एक्सीलरेशन होता है, जी, क्या होता है, जी, और बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया ए से बी के बीच में, एक्स, तो ये आ गया भैया वेलोसिटी एट पॉइंट बी की वैल्यू कितनी आ गई, वेलोसिटी एट पॉइंट बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2g एक्स। टू जी एक्स कितनी आई है, तो भैया बात करते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी की, तो किसके बराबर है, काइनेटिक एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। काइनेटिक किसके बराबर है बी की, हाफ एम वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर, और पोटेंशियल किसके बराबर होगी, एम जी हाइट एट पॉइंट बी। हम बी की बात कर रहे हैं, हमने वेलोसिटी एट पॉइंट बी के स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है, खत्म होने वाली है भैया। देखिए ये आ रखी है, अब चलो देखिए वैल्यू डालो सारे, तो भैया आ गए हम मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी किसके बराबर होगी, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर था, तो यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट बी के स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी, 2g एक्स, मास g, हाइट एट पॉइंट बी क्या थी जमीन से, h माइनस एक्स, क्या थी, 2 से 2 क्या हुआ, कट मर गया, इधर क्या बचा, mgx, इस mg की मल्टीप्लाइज में करो तो क्या होगा, mgh, इस mg की मल्टीप्लाइज में करो तो माइनस, ये दोनों आपस में क्या हुए, फिर क्या एनर्जी बी पॉइंट की, ए पे इतनी थी, बी पे भी इतनी। अब आप छोटा बच्चा है क्या तू, छोटी बच्ची है क्या तू, छपरी कहीं का। अब देखो भैया लास्ट पॉइंट है सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या है, जमीन पर है, कहां पर है, जमीन पर है, यानी उसकी हाइट क्या होगी, 0, क्या होगी, ठीक है भैया। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी किसके बराबर होगा, काइनेटिक सी प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक सी के बराबर होगा हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट सी का स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगी, एम जी हाइट एट पॉइंट सी। तो अपने को पता भैया सी की वेलोसिटी निकाल दो, स्टार्ट कहां से किया है, ए से, खत्म कहां पे हुआ है, सी पर, तो भैया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल में 2 है। तो भैया हमें कहा की वेलोसिटी चाहिए, फाइनल कौन सा पॉइंट है, सी, क्योंकि ए से सी की बात करो ना, तो सी क्या होगा फाइनल, ए क्या होगा, तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या होगी, निकालनी है, ए पॉइंट की इनिशियल मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या थी, 0, 2g, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए से लेके सी तक आया ना, ए से जब पत्थर कहां से आया, ए से कहां पे आया, सी पर, तो ए से सी पर आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2gh, क्या होगी, अब हम निकाल रहे भैया वैल्यू देखिए, तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी किसके बराबर होगी, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट सी का स्क्वायर, एम जी हाइट ऑफ सी। तो आप देखिए वेलोसिटी एट पॉइंट सी के स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी है, 2gx, और हाइट एट पॉइंट सी कितनी है, ये 0, 2 से 2 क्या हुआ, कट मर गया, ये पूरी टर्म क्या आ गई, 0, क्या आ गया, mg है। हमने देखा भैया ए पॉइंट की, बी पॉइंट की और सी पॉइंट की तीनों एनर्जी क्या है, mgh के बराबर है। ये आज भैया रिवीजन क्लास नहीं ले रहा मैं, ठीक है, रीजन इसलिए है कि भैया काफी टाइम भी हो गया, मैंने नोट्स बहुत ज्यादा लंबे बना दिए थे, मुझे पूरा कराना था, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भैया आज मैंने वो क्वेश्चन भी तैयार नहीं किया जो क्वेश्चन मेरे को डिसाइड करने थे, एक बच्चे का थोड़ा ऑनलाइन स्कैम हो गया था, उसके साथ गया था, ठीक है, हाँ हो गया, मतलब थोड़ा जॉब वॉब के चक्कर में, ठीक है, तो इसलिए मेरे को नोट्स बनाने का आज टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो सुन लो, तो भैया कल से कल तो नहीं होगी रिवीजन क्लास, परसों ही होगी रिवीजन क्लास, ठीक है। और कल की क्लास की टाइमिंग रहेगी आपकी 4 से 5 और शाम को 6 से 7 और मॉर्निंग में 8 से 9। कोई किसी बैच में आए जो उसको टाइम जो उसको सूटेबल रहेगी, ठीक है भैया। कल हम करेंगे भैया इसको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा ऊपर ऊपर से, और उसके बाद हाँ भैया नोट्स बनाने अपने तैयार कर लेना, जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत होगी उसके लिए वीडियो मैं आपको भेज दूंगा थोड़ी देर बाद। और दूसरी बात कि कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भैया आपका स्प्रिंग, तो स्प्रिंग और पावर, मतलब 2 क्लास का टॉपिक है, संडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है भैया। फिर हमारा चालू होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जिस बच्चे का 5 चैप्टर आता है, ठीक है भैया, 5 चैप्टर आ रहे शुरू के, मेरे ख्याल से माउंट में 5 ही आ रहे, 7 आ रहे, माउंट में 5 आ रहे हैं, जंगल में पागल सुअर में 7 आ रहे हैं, जेएमपीएस में, ठीक है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।